नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 नए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत पहुंचे। सरकार ने गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी। सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली और रमजान के पावन महीने का पहला दिन पूरे देश भर में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मुकेश कुमार। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 नए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत पहुंचे। गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि इन क्षेत्रों के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों की ये 4 अतिरिक्त टीम बनाई गई हैं। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। ये टीमें भी भारत सरकार के एडिशनल सेक्रेटरी लेवल अधिकारियों द्वारा लीड की जा रही हैं। इनमें पब्लिक हेल्थ के स्पेशलिस्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मंत्रालय ने इससे पहले मौके पर जाकर स्थिति का आकलन करने, समस्याओं के समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और आम जनता के व्यापक हित में केंद्र सरकार को रिपोर्ट देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की 6 टीम बनाई थी। केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के दल ने हैदराबाद में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है। केंद्रीय दल ने हैदराबाद में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के आकलन के प्रयासों के रूप में गाचीबावली तेलंगाना आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान अस्पताल का दौरा किया। केंद्रीय दल अस्पताल गया और राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी एकत्र की। इससे पहले जल शक्ति मंत्रालय में अपर सचिव अरुण बरोका के नेतृत्व में 5 सदस्यों का केंद्रीय दल विशेष विमान के जरिए दिल्ली से हैदराबाद पहुंचा। केंद्रीय दल हैदराबाद में कुछ अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में भी जाएगा और स्वास्थ्य अधिकारियों, स्वास्थ्य मंत्री तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करेगा। उधर अपर सचिव स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में केंद्रीय दल अहमदाबाद में जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और अन्य उच्चाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। इस दल के पुराने अहमदाबाद क्षेत्र में भी जाने की संभावना है। यह स्थान शहर में कोविड-19 का प्रमुख हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। आकाशवाणी संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य के 33 में से 30 जिले कोविड-19 से प्रभावित हैं। अमरेली, जूनागढ़ और देवभूमि द्वारका में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस लंबी लड़ाई में पुलिस और सरकार के साथ सहयोग की जरूरत है। गुजरात में अहमदाबाद और सूरत में कोविड-19 के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। देश में लोगों को बड़ी राहत देती हुई सरकार ने आज से आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें भी खोलने की अनुमति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं के अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। नगर पालिका क्षेत्रों के बाजारों में दुकान, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल तथा हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में भी दुकानें नहीं खुलेंगी। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को दिए गए अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि दुकानों में 50% लोग ही काम कर सकेंगे और उन कर्मचारियों को मास्क लगाना और पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। सुपर्णा सैकिया के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने औद्योगिक विवाद कानून के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया है।
बैंकिंग सेवाओं को इस कानून के प्रावधानों के तहत लाने के बाद 21 अप्रैल से बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी किसी भी तरह की हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों के बड़े पैमाने पर प्रभावित होने के कारण श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये अधिसूचना जारी की है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 24,506 हो गई है। अब तक 775 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 18,668 लोगों का उपचार चल रहा है। 5,062 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। एक व्यक्ति स्वस्थ होकर देश से बाहर चला गया है। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक है। राज्य में 6,817 लोग कोविड-19 से ग्रस्त हैं। वहां इस महामारी से और लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच लॉकडाउन में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। राज्य के विदर्भ में किसानों को सिंचाई के लिए मोबाइल सेवा से डीजल मुहैया कराया जा रहा है। महाराष्ट्र के विदर्भा क्षेत्र के अकोला जिले के पातूर में स्थानीय प्रशासन ने किसानों को एक मोबाइल डीजल वैन द्वारा अपने घर पर डीजल उपलब्ध कराने का एक अनूठा विचार किया है। स्थानीय प्रशासन ने ईंधन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तालुका स्थित पेट्रोल पंप को इस काम के लिए जोड़ा है, जो किसानों को उनकी खेती की मशीनरी के लिए दैनिक आवश्यकता को पूरा करेगा। जिला कलेक्टर जितेंद्र पवलकर ने कहा कि किसानों द्वारा ईंधन की खरीदी को आसान बनाने के अलावा ये सामाजिक दूरी के मानदंडों को भी बनाए रखेगा। पापलकर ने कहा कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसान को सिर्फ एक फोन कॉल करना होगा और अपनी आवश्यकता की जानकारी देनी होगी। मधु कस्बे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश सरकार लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे कामगारों को वापस लाएगी। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों से विस्तृत चर्चा की। इन मुख्यमंत्रियों ने भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा जैसे शहरों में सबसे ज्यादा 35,000 मजदूर हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और पुणे में लगभग 25,000 मजदूर हैं, जबकि राजस्थान में भी मध्य प्रदेश के 15,000 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के परिवारों के सदस्यों को उन्हें वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में फंसे अन्य राज्यों के मजदूरों को भी अपने राज्यों में वापस जाने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के भीतर फंसे मजदूर भी वापस अपने गृह जिलों में जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मजदूरों को आने जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। इस बीच अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य के संक्रमित क्षेत्रों और खासकर इंदौर से किसी भी मजदूर को आने और जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या कल 2,815 हो गई। राज्य में कल 191 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 169 अहमदाबाद से हैं। बिहार में कोविड-19 संक्रमण के रोगियों की संख्या बढ़कर 225 हो गई है। संक्रमित रोगियों के सबसे अधिक 31 मामले मुंगेर से हैं। अब तक 45 रोगियों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है और 2 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 176 है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में कुछ औद्योगिक इकाइयों को काम करने की छूट दी है। लॉकडाउन में औद्योगिक इकाइयों को खोलने की छूट के बाद राज्य में लगभग 1600 इकाइयों में उत्पादन शुरू हो गया है। इससे लगभग 20,000 लोगों को काम करने का अवसर मिला है। राज्य में सरकारी खरीद केंद्रों पर गेहूं बेचने वाले किसानों के लिए सरकार ने बिक्री के लिए अधिकतम सीमा तय कर दी है। जमीन मालिक अधिकतम 150 क्विंटल गेहूं बेच सकेंगे, वहीं बटाईदार 50 क्विंटल तक ही गेहूं बेच पाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं कृष्ण कुमार लाल। केरल में कोविड-19 संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार की राज्य में रिवर्स क्वारंटीन लागू करने की योजना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में 331 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। रिवर्स क्वारंटीन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित लोगों और वृद्धजनों के स्वास्थ्य की करीब से निगरानी रखी जाती है, ताकि उन्हें इस संक्रमण से बचाया जा सके। विशेषज्ञों की राय के अनुसार रिवर्स क्वारंटीन बड़ी आबादी में कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम है।
सरकार लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद इस प्रक्रिया को अपनाने पर विचार कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि रिवर्स क्वारंटीन की प्रक्रिया स्थानीय निकायों के माध्यम से लागू की जाएगी और उन्हें दवा, भोजन, परामर्श तथा अन्य सहायता दी जाएगी। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 61 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1016 हो गई है। कुल 1016 मामलों में से 171 रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं, जबकि 841 लोगों का इलाज चल रहा है। उत्तर तटीय जिले श्रीकाकुलम में लॉकडाउन के बाद पहली बार 3 मामलों की पुष्टि हुई है। विजयनगरम में कोई भी मामला नहीं आया है। कुर्नूल जिले में सबसे अधिक 275 और गुंटूर में 205 संक्रमित मामले हैं। पुद्दुचेरी में आज एक 18 वर्षीय युवा कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक डॉक्टर मोहन कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि मुलाकुलम के रहने वाले इस युवक का इलाज इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा था। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश पुद्दुचेरी में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 4 हो गई है। इधर दिल्ली में कोविड-19 की 138 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2514 हो गई है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 857 रोगियों के ठीक होने और 53 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कल 3112 लोगों की जांच की गई। अब तक 33,672 लोगों की जांच की जा चुकी है। कोरोना वायरस से ठीक होने वालों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 1 महीना पहले 25 मार्च को भारत में जब पूर्णबंदी लागू की गई थी, उस समय कोरोना से 43 मरीज ठीक हुए थे। ये 606 मरीजों का 7% था। 1 महीना पूरा होने पर ये आंकड़ा 20.66% पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मणिपुर में सभी मरीज ठीक हो चुके हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि अब तक देश के विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में 5,79,957 नमूनों की जांच की गई है। इस बीच ICMR जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अभी 272 सरकारी और 87 निजी जांच केंद्रों को कोविड-19 की जांच की मंजूरी दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। डाक विभाग 500 किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में 22 मार्गों पर राष्ट्रीय सड़क परिवहन नेटवर्क के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा। इस पहल से देश में आवश्यक वस्तुओं के आवागमन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि डाक विभाग देश में कहीं भी आवश्यक वस्तुओं के पार्सल डिलीवर करने में सक्षम है। संकट के इस दौर में केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने डाक विभाग को प्रोत्साहित करते हुए कुछ नया सोचने और करने को कहा। नतीजतन मुख्य रूप से शहरों के अंदर डिलीवरी के लिए उपयोग किए जाने वाले विभागीय वाहनों के मौजूदा बेड़े के साथ एक सड़क नेटवर्क शुरू करने का विचार सामने आया। डाक विभाग देश के विभिन्न हिस्सों में दवाएं, कोविड-19 परीक्षण किट, मास्क, सैनिटाइजर, PPE और चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई पहल कर चुका है। साथ ही विभाग आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से घरों तक नकदी पहुंचा रहा है। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। यह स्पष्ट किया गया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाले दुकानों को ही दी गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह स्पष्टीकरण दिया। विभिन्न मंचों से प्रसारित निराधार खबरों पर रोक लगाने के प्रयासों के तहत हम तथ्य जांच के आधार पर भ्रामक खबरों का खंडन करते हैं और आपको फर्जी खबरों के प्रति सचेत करते हैं। मैसेज ऐप व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई जा रही है कि सरकार ने 15 अक्टूबर 2020 तक सभी होटल और रेस्तरां बंद करने के आदेश दिए हैं। पर्यटन मंत्रालय ने ऐसे किसी आदेश से इनकार किया है और लोगों से इस अफवाह पर ध्यान न देने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि मुंबई पुलिस की साइबर अपराध इकाई मामले की जांच कर रही है। लाइफलाइन उड़ान सेवा ने 368 उड़ानों से अब तक 649 टन सामग्री की आपूर्ति की है। इसने लगभग 3,63,819 किलोमीटर की दूरी तय की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप
पुरी ने कहा कि हमारे मजबूत नागरिक उड्डयन ढांचे ने उन क्षेत्रों में समय से दवाएं आपूर्ति कराना सुनिश्चित किया जहां इसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। असम में फंसे लोगों को अपने घर लौटने या अस्पताल जाने में सहायता के लिए एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए आज से 3 दिन तक सरकारी बसें चलाने की अनुमति दी गई है। आज 12,000 से अधिक लोग राज्य परिवहन निगम की बसों में रवाना हुए। इस दौरान लोगों को लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। असम सरकार ने धनवंतरी नाम से एक योजना की शुरुआत की है, जिसमें बाजार में न मिलने वाली दवाएं सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि 200 रुपये से कम मूल्य की दवाएं रोगियों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिला प्रशासन ने स्थानीय सामुदायिक स्वयंसेवकों के सहयोग से 3 सामुदायिक रसोई शुरू की है। इस रसोई के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान गरीबों और जरूरतमंद लोगों की समस्याएं कम करने तथा वहां फंसे मजदूरों, निराश्रितों, प्रवासियों और ट्रक ड्राइवरों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोविड-19 के 2 मामलों की पहचान की गई है। 2 दिन पहले कोविड-19 से मुक्त होने के बाद करगिल के शंकु कंटेनमेंट एरिया और लेह के नुब्रा इलाके में नए नमूनों की जांच के बाद ये मामला सामने आया है। लद्दाख के स्वास्थ्य आयुक्त और सचिव ने कहा कि दोनों जिलों के 148 नमूनों की जांच के बाद 2 संक्रमित मामले पाए गए। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 नए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत पहुंचे। सरकार ने गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी। सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली और रमजान के पावन महीने का पहला दिन पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बीच हमारे संवाददाता ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात की है। बिहार के बेगूसराय की नजमा खातून ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण और उज्ज्वला योजना से गरीबों को बहुत सहायता मिल रही है। मोदी सरकार जो दी है ना, फ्री गैस दी है ना, फ्री वाला राशन मिल रहा है। हम लोग के लिए मोदी सरकार बहुत धन्यवाद है। बहुत हम लोग का सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कुंदन लाल साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के अंतर्गत उनके खाते में जो पैसे आए उनसे उन्हें खेती में मदद मिलेगी। मुझे लॉकडाउन के दौरान जो केंद्र सरकार से अभी राशि किसानों को सहयोग के रूप में मिला है, उससे किसानी के कार्य करने में सुविधा होगी। प्लस कुछ लोगों का ऐसा है कि जिनको तकलीफ है, उनकी तकलीफ को भी देखते हुए सरकार ने जो सहयोग किया है, उसके लिए मैं केंद्र सरकार का, मोदी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बिहार के जमुई के शशि भूषण प्रसाद ने खाद्यान्न मिलने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम शशि भूषण प्रसाद, ग्राम सुगी, थाना वो जिला जम्मू का निवासी हूँ। प्रत्येक महीना जो सस्ता दर से अनाज मिलता था वो मिला। इसके अलावा मेरा 6 यूनिट है, 30 किलो अनाज फ्री मिला, जिससे मेरा परिवार आनंदपूर्वक खा पी रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नमूना घर और किशोरी नगर पंचायतों को स्थानीय इलाकों के बेहतर विकास के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल कतर, संयुक्त अरब अमारात, नाइजर, फलस्तीन और चेक गणराज्य के अपने समकक्ष से कोरोना वायरस के संक्रमण पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अपने अनुभव साझा किए और भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में दोनों देशों को आपसी संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी। अमेरिका में कोविड-19 के उपचार के लिए 72 थेरेपी के परीक्षण चल रहे हैं। इसके अलावा 211 थेरेपी योजना के विभिन्न चरणों में है। इनमें कोनवेलेसेंट प्लाज्मा और एंटीवायरल थेरेपी भी शामिल है। कोनवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में संक्रमण से ठीक हुए लोगों के खून से प्लाज्मा लिया जाता है। चीन ने तीसरी कोरोना वायरस वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के दूसरे चरण की अनुमति दे दी है।
सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने खबर दी है कि चीन के राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल ग्रुप और वुहान वायरोलॉजी संस्थान के तहत वुहान जैविक उत्पाद संस्थान ने ये वैक्सीन तैयार की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सकों का परामर्श प्रसारित कर रहा है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ के श्रीनाथ रेड्डी ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि कोविड-19 रोगियों की संख्या और संक्रमण को फैलने से रोकने के परिणामों के मामले में भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरिया ने आकाशवाणी से बातचीत में सलाह दी कि कोविड-19 संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लोगों को लॉकडाउन के उपायों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। कई दफा हम अपने छोटे फायदे के लिए या ये सोच के कि ये हमें असर नहीं करेगा, हम लॉकडाउन की मर्यादा को तोड़ देते हैं और उससे फिर इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है और फिर ये जो पूरा लॉकडाउन का मकसद है ये खराब हो जाता है। तो इसलिए मैं सारे लोगों से, सारे वर्गों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉ अवधेश शर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। ये विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। पंजाब ने 23 अप्रैल तक इस सीजन के 9 दिन में 27,97,108 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की। पिछले वर्ष 23 अप्रैल तक 23 दिन में 12,85,981 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने बताया कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण गेहूं की खरीद 1 अप्रैल के बजाय 15 अप्रैल से शुरू हुई। श्री भारत भूषण ने बताया कि नोवल कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा के लिए मंडियों में समुचित साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पुलिस महानिरीक्षक एसएस खांदरे ने आज भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिरीक्षक दीपम सेठ के साथ भारत चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकी नयोमा और डेमचोक का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। पुलिस महानिरीक्षक ने डेमचोक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों ने उन्हें सीमा की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी। सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की मदद और कृषि गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। किसान रथ मोबाइल ऐप शुरू किए जाने के बाद से अब तक 1,50,000 से अधिक किसानों और व्यापारियों ने पंजीकरण कराया है। ये ऐप खाद्यान्न और कृषि उत्पादों के परिवहन की सुविधा प्रदान करता है। देश में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों के कार्यों की समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। श्री धोत्रे ने कोविड-19 से संघर्ष में इस ऐप को सर्वाधिक उपयोगी बताया। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 महामारी के दौरान तपेदिक के मरीजों का निदान और उपचार निर्बाध रूप से सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये सुनिश्चित करने को भी कहा है कि राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सुविधाएं जारी रहनी चाहिए। मंत्रालय ने कहा है कि यदि तपेदिक के मरीज स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं तो उनके घरों तक दवाइयां पहुंचाने का प्रबंध किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे।
ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 64वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी संजय कोठारी ने आज मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। समारोह में सामाजिक दूरी का सख्ती से पालन किया गया। जम्मू कश्मीर में आज तड़के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी और उनका एक सहयोगी मारा गया। जिले के अवंतीपुरा के गोरीपोरा क्षेत्र में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। खोजबीन के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों आतंकवादी और उनका एक सहयोगी मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार रोकने में जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के नरवा ब्लॉक के प्रखंड विकास परिषद अध्यक्ष मीर मोहम्मद इकबाल के प्रयासों की सराहना की है। कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देशभर के सरपंचों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने श्री इकबाल के उत्कृष्ट कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार, ब्लॉक प्रशासन और लोगों के बीच तालमेल से ही ये सफलता संभव हो सकी है। देश भर के मुसलमान आज रमजान के पावन महीने के पहले दिन का रोजा रख रहे हैं। दिल्ली जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कल शाम रमजान का चांद देखे जाने की घोषणा की। श्रद्धालुओं ने कोविड-19 के दौरान राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का पालन करते हुए कल रात तरावीह की विशेष नमाज अपने घरों में अदा की। विभिन्न मुस्लिम धर्मगुरु, विद्वान और संगठनों ने लोगों से रमजान के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का पालन करते हुए घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इसके समापन पर ईद उल फित्र मनाई जाती है। देश के अन्य हिस्सों की तरह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी आज से रमजान का महीना शुरू हो गया है। केंद्रीय रुय्यत-ए-हिलाल समिति ने कल रमजान के पवित्र महीने के शुरू होने की घोषणा की। कल शाम हैदराबाद के दबीरपुरा में खानकाए शतारिया में धार्मिक उलेमाओं ने बैठक की और मजलिसे उलेमाए दक्खन के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद कुबुल पाशा कादरी शुत्तारी और जामिया निजामिया के कुलपति मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने पवित्र महीने की शुरुआत की आधिकारिक घोषणा की। संयुक्त अरब अमारात, सऊदी अरब और खाड़ी के अन्य देशों के मुस्लिम श्रद्धालुओं ने कोरोना वायरस का प्रसार रोकने की कोशिश में सामूहिक रूप से एकत्र हुए बिना नमाज अदा कर कल रमजान के पवित्र महीने की शुरुआत की। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमारात की सभी मस्जिदें बंद रहीं और श्रद्धालुओं ने तरावीह की नमाज सहित पारंपरिक नमाजें घर में ही अदा की। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। ये वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए विश्व के प्रयास के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ के आसान अभियान से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शपथ ले। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मंत्रालय ने लोगों से इससे बचने के लिए क्रीम का इस्तेमाल करने, लंबे बाजू वाले कपड़े पहनने, मच्छरदानी का उपयोग करने और घरों को साफ रखने के लिए कहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए 4 नए अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और सूरत पहुंचे। सरकार ने गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी। सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। संजय कोठारी ने मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली और रमजान के पावन महीने का पहला दिन पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।